नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय 5 उपनिवेशवादी आक्रमण के बारे में। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत भूमि के प्रति यूरोपियों का आकर्षण अधिक बढ़ गया था, क्योंकि 17वीं शताब्दी में भारत संसार के सबसे धनी देशों में से एक था। यूरोप वासियों के भारत आने का उद्देश्य धन प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और ईसाई मत का प्रसार करना था। आगे चलकर इनका उद्देश्य राजनैतिक प्रसार व साम्राज्यवाद में बदल गया। भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश और विस्तार। पुर्तगाल। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप में प्राचीन काल से थे, जिससे स्थल मार्ग से व्यापार होता था। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यह स्थल मार्ग बंद हो गया। तब 1492 ईस्वी में स्पेनवासी कोलंबस भारत की खोज में निकला, लेकिन अमेरिका पहुंच गया। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर समुद्री मार्ग से भारत पहुंच गया। हिंदू राजा जमोरिन ने कालीकट में उसका स्वागत किया, उसे कुछ सुविधाएं प्रदान की। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कान्नानौर, कोचीन व कालीकट में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों का पहला वायसराय था। उसने अपनी समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाया, जिसे नीले पानी की नीति कहते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली वायसराय था, जिसने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाली शक्ति का ह्रास हो गया तथा उनका राज्य केवल गोवा, दमन व दीव तक सीमित हो गया। भारत की आज़ादी के बाद गोवा 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ और भारत का अंग बन गया। डच, ये हॉलैंड वासी थे। 1602 ईस्वी में कुछ पुर्तगाली व्यापारियों ने मिलकर डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत में उन्होंने मछलीपट्टम, निजामपट्टम व चिंसुरा में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए तथा इंडोनेशिया में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1623 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों को इंडोनेशिया से खदेड़ दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में ही शरण ली। डेनमार्क वासी, इन्होंने तंजौर जिले में अपनी आबादी स्थापित की। 1676 ईस्वी में इन्होंने श्रीरामपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1845 ईस्वी में अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी। अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से लंदन के व्यापारियों की कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में गया, जहां उसे कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। अंग्रेजों को 1616 ईस्वी में कालीकट, 1633 ईस्वी में मछलीपट्टम में, 1640 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाने की अनुमति प्राप्त हो गई। ब्रिटिश राजकुमार के पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के पश्चात उसे बंबई दहेज में मिला, जिसे राजकुमार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। बाद में 1651 ईस्वी में हुगली में
1696 ईस्वी में कलकत्ता में कारखाना व एक दुर्ग फोर्ट विलियम भी बनाया गया। दस्तक पत्र 1717 ईस्वी में डॉक्टर हैमिल्टन ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर को रोग मुक्त किया, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त करने का एक दस्तक पत्र जारी किया, विशेष अनुमति पत्र जारी किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें व उसके मंत्री कोलबर्ट के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी खोली। बाद में मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, मालाबार तट पर, माही व कोरोमंडल तट पर करिकाल में व्यापार का विस्तार किया। भारत में फ्रांसीसियों व अंग्रेजों में व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उनके बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। पहला प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1786 से 1748 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक। तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक हुआ। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण नंबर 1, अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा फ्रांसीसियों से कहीं अधिक मजबूत था। नंबर 2, भारत का समृद्ध प्रांत बंगाल अंग्रेजों के पास था, जिससे उन्हें भोजन अन्न मिलता था, जबकि फ्रांसीसियों के पास ऐसा कोई प्रदेश नहीं था। 3, अंग्रेजों ने युद्ध के समय व्यापार की ओर भी ध्यान दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने ऐसा नहीं किया। नंबर 4, फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने ऐसे समय भारत से वापस बुला लिया जब उसकी यहाँ बहुत ज़रूरत थी। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति और उपनिवेशवादी आक्रमण। नंबर 1, मुगल। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे। उत्तराधिकार के नियम के अभाव ने सम्राट के पद को कठपुतली बना दिया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण तथा 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया तथा 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर नाम मात्र का सम्राट था। दूसरा, मराठा। पेशवाओं ने मुगल साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व ले रखा था। इस कारण पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया, जिसमें मराठे पराजित हुए। यदि मराठे पराजित नहीं होते तो अंग्रेज उनसे लोहा लेने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन मराठों की आपसी फूट व अंग्रेजों की कूटनीति ने मराठों को पराजित कर दिया। नंबर 3, अवध। 1728 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, लेकिन मुगल साम्राज्य से संबंध नहीं तोड़े। मुगल दरबार में निजाम के प्रभाव को कम करने के लिए उसने ईरान के शासक नादिर शाह को भारत आक्रमण के लिए संपर्क किया, लेकिन दाव उल्टा पड़ जाने से शहादत खां को आत्महत्या करनी पड़ी। उसके बाद सफदर जंग व उसके बाद सुजाउदौला अवध का नवाब बना। 1764 ईस्वी में सुजाउदौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया। वह अंग्रेजों से
इलाहाबाद की संधि कर ली। 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने अवध से सहायक संधि की व 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 4. बंगाल। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद क्रमशः शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां व सिराजुद्दौला नवाब बने। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। बंगाल से ही भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। 5. मैसूर। 1766 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना। दोनों ने अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष किया। 6. जाट। राजा राम व चूड़ामन ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया था। उनके बाद क्रमशः बदन सिंह व सूरजमल ने शासन किया। राजा सूरजमल ने मुगलों को हराया व पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था की। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद जाटों की शक्ति कमजोर हो गई। 7. सिख। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय सिखों ने उसे पंजाब में टिकने नहीं दिया। उन्होंने समस्त पंजाब को 12 मिसलों अर्थात सैनिक जत्थों में बांट दिया। बाद में रणजीत सिंह ने इन मिसलों को मिलाकर एक कर दिया व स्वतंत्र पंजाब राज्य की स्थापना की। 8. राजपूत राज्य। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने पूरे मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य था आमेर, जिसके मुगलों व मराठों से घनिष्ठ संबंध थे। 9. रुहेलखंड। अली मोहम्मद खां ने नादिर शाह के आक्रमण के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर रुहेलखंड में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की व बरेली को राजधानी बनाया। पानीपत का तीसरा युद्ध। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठाओं व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। 1759 ईस्वी में वह पंजाब पहुंच गया। चूंकि मराठाओं ने मुगलों की सहायता का वचन दे रखा था, इसलिए पेशवा ने अब्दाली से लड़ने के लिए मराठा सेना भेजी। इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ व विश्वासराव वीरगति को प्राप्त हुए। मराठाओं की पराजय के कारण नंबर 1, मराठाओं का दोषपूर्ण सैन्य संगठन व अनुशासन की कमी। नंबर 2, भारतीय राजाओं व मराठा सरदारों में एकता का अभाव हार का प्रमुख कारण बना। नंबर 3, राजपूतों व जाटों का मराठाओं को असहयोग व कुछ देशद्रोही शासकों का अब्दाली को सहयोग करना। प्लासी के युद्ध के कारण। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। राजनैतिक कारण। नवाब के विरोधी घसीटी बेगम, राज वल्लभ, शौकत जंग उसे हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। नवाब के विरोधी अंग्रेजों से मिल गए व नवाब के अंग्रेजों को मना करने पर भी उन्होंने किलेबंदी जारी रखी। नवाब के प्रति अशिष्टता। सिराजुद्दौला के सिंहासनारोहण के समय अंग्रेजों ने उसे न कोई भेंट दी, न ही उसके दरबार में उपस्थित हुए। नवाब ने अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री देखने की इच्छा व्यक्त की तो अंग्रेजों ने उसे दिखाने से मना कर दिया। यह नवाब के प्रति अशिष्टता थी। व्यापारिक झगड़ा। मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा
मिले दस्तक पत्र का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। वे अपने दस्तक पत्र को भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, जिससे नवाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था। किलेबंदी करना और आज्ञा पालन न करना। नवाब द्वारा अंग्रेजों को किले के निर्माण करने पर उन्हें मना किया था, लेकिन वे नहीं माने। ब्लैक होल दुर्घटना या कलकत्ता की काल कोठरी घटना। विद्वानों के अनुसार 20 जून 1756 ईस्वी की रात्रि को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के एक कक्ष जो 18 फुट लंबा व 14 फुट 10 इंच चौड़ा था में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। प्रातः उनमें से 23 व्यक्ति ही जीवित बचे, बाकी 123 व्यक्ति दम घुटने से मारे गए। J.Z. हॉलवेल, जो इनमें से जीवित बचा था, इस कथा का रचयिता माना जाता है। यह घटना काल्पनिक प्रतीत होती है, क्योंकि इतने छोटे से कक्ष में 143 व्यक्तियों को बंद करना संभव नहीं था। कहा जाता है कि यह घटना इसलिए गढ़ी गई ताकि भारत में अंग्रेजों के क्रोध को भड़काया जा सके। 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया व नवाब को अंग्रेजों से अलीनगर की संधि करनी पड़ी। इस संधि से अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार व व्यापारिक सुविधाएं पुनः प्राप्त हो गई। अलीनगर की संधि का पालन करने को लेकर दोनों में मतभेद बढ़ गए। अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया। जगत सेठ, अमीर चंद व राय दुर्लभ को धन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। प्लासी का युद्ध। मुर्शिदाबाद से 22 मील दूरी पर दक्षिण में प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की हार हुई तथा युद्ध के मैदान से भागने के बाद सिराजुद्दौला पकड़ा गया व मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों मारा गया। प्लासी के युद्ध के परिणाम। बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया व फिर स्वतंत्र नहीं हो सका। बंगाल का नया नवाब मीर जाफर को बनाया गया, जो अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था। 24 परगनों का प्रदेश अंग्रेजों को प्राप्त हुआ व कंपनी को बिना कर चुकाए व्यापार की सुविधा मिल गई। कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल की शुरुआत हुई और अगस्त 1757 ईस्वी में कंपनी ने अपना प्रथम सिक्का जारी किया। कंपनी के बड़े अधिकारियों व क्लाइव को नवाब द्वारा बहुमूल्य उपहार भेंट दिए गए। मीर जाफर व बंगाल की द्वितीय क्रांति। मीर जाफर क्लाइव का कठपुतली नवाब बना रहा और उसने नवाब से 3 करोड़ रुपए की मांग की। उसने धन दे दिया, लेकिन अंग्रेजों की मांग बढ़ती गई। जब नवाब उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाया तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया।